हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर कुछ अपने मत रखे थे। उन्होंने बढ़ती हुई देश में बेरोजगारी जैसे मुद्दे और चाइना जो कि देश पर अपना कब्जा बढ़ाते जा रहा है और अपना डेवलपमेंट एआई पर आगे बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, इस पर उन्होंने अपने कुछ बातें रखी थी जो कि गोदी मीडिया और बीजेपी प्रवक्ता पचा नहीं पा रहे थे। वह किस तरीके से राहुल गांधी जी के अभिभाषण को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि जैसा कि उन्होंने कुछ गलत किया हो। देश के किसी भी प्रतिपक्ष के नेता का यह कर्तव्य है कि देश में जो चीज़ें घटित हो रही हैं उसको, अपने मुद्दे को संसद भवन में रखे। ऐसा ही कार्य देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी बड़ी ही बखूबी से कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये आप वीडियो पूरा देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी अपने क्या बातें रखना चाहते थे और गोदी मीडिया उनको किस तरीके से पोर्ट्रेट करके दिखाना चाह रहा था। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ठीक है सुखदेव जी, अब आप मोर्चा संभालिए राहुल गांधी जी की तरफ से। अब देखिए, उनका आरोप बहुत सीधा है। उनका ये आरोप है कि ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी अपने पूरे स्पीच में चीन का खूब महिमा मंडन कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, ये सब जो मैं असेंबल इंडिया में होता है बनता चीन में है, ये है वो चीन से आता है, ये बनता है वो चीन से आता है। चीन का इतना महिमा मंडन क्यों? और दूसरा, क्या चुनाव आयोग पर आरोप लगाना एकमात्र रास्ता बचा है ऐसे दलों के लिए जो हार का सामना करने को तैयार नहीं है? वरना प्रियंका जी खड़ी बैठी है हमारे साथ, और प्रियंका जी ने ही और कई ऐसे पार्टियां हैं जिन्होंने चुनाव के बाद कहा था कि क्षेत्रीय दलों को जितना तवज्जो मिलना चाहिए वो कांग्रेस ने नहीं दिया, और ये सब हार की वजह रही। Not bad. Now you. जोहार अंजना जी, मैं सुधांशु त्रिवेदी जी का बहुत इज्जत करता हूं और मैं उनकी बातों को सुन रहा था। ये भी थोड़ा सा मैं समझता हूं विषांतर हुआ है। जो जहां तक चाइना की बात है, मैं समझता हूं एशिया में कभी भी कोई बातें आती है या तुलनात्मक बातें कही जाती है तो अगल पड़ोसी राज्यों के, पड़ोसी देशों के बारे जिक्र किया जाता है। रही बात राहुल गांधी जी ने पहली बार, सुधांशु जी स्वयं सुन रहे होंगे, पहली बार बहुत ही बेबाकी से, बहुत ही स्पष्टता से उन्होंने क्या कहा कि जो महामहिम जी के, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण थे उसमें कोई नयापन नहीं था, और नयापन नहीं था और जो अपेक्षाएं विशेषकर युवा वर्ग और उनके बेरोजगारी के बारे जो मैं आ रहा हूं, जो अपेक्षाएं होनी चाहिए वो सर्वथा नदारद था। और जहां तक मैन्युफैक्चर सेक्टर के बारे पूरा ग्रोथ इनका जो कहा जाए तो जो क्या हालात बना, जीडीपी के बारे भी उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन कहीं न कहीं उनके बारे में आया। चाइना के बारे इसलिए कहा कि प्रधानमंत्री जी, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा कि कोई हमारे देश में प्रवेश नहीं किया गया है। आपने देखा होगा रक्षा मंत्री जी का बयान क्या आया था, हमारे सेना का सर्वोच्च हमारे पदाधिकारी उनका क्या बयान आया था। तो अपने आप में एक विरोधाभास था। राहुल गांधी जी ने केवल उन्हें पॉइंट आउट किया और आईना दिखाया। इस प्रकार की चीजें हमारे सामने आ रहा है। कोई हमने गुणगान नहीं किया, हमने जस्ट यही कहा कि आप जहां पे खड़े हैं, और इन्होंने यहां तक स्वीकार किया, पहली बार मैं समझता हूं सदन में इन्होंने स्वीकार किया कि केवल एनडीए की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने यूपीए की भी बात की कि कोई दिशा, स्पष्ट दिशा, कोई स्पष्ट नीति जो युवाओं के लिए, जो हमारे देश के, हमारे भविष्य के वो हमारे कर्णधार है, उनके बारे कोई नीति नहीं आई। वो जो अपेक्षा करते इनके बारे उन्होंने जिक्र किया। अब रही है महाराष्ट्र के बाद, महाराष्ट्र के बाद में उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक उदाहरण उन्होंने दिया, उदाहरण दिया कि मैं आपको बतलाऊं कि घर पे अगर कोई चावल बनता है तो मां क्या करती, थोड़ा सा निकालती है और एक चावल दबा के देखती है कि ये खाना बना या नहीं बना। उसी प्रकार शिरडी का एक अपार्टमेंट में 7,000, ये 5 महीनों में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में ये 5 महीनों में एक अपार्टमेंट में 7,000 वोटर्स बढ़ गए। तो ये जो चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी पूर्ण तरीके से होना चाहिए, कहीं न कहीं चुनाव आयोग ना पारदर्शी तरीके अपना रही है, ना निष्पक्ष है। ये आरोप राहुल गांधी जी ने लगाया है। समझ रहे हो? और मैं समझता हूं कि इसका जवाब मैं सुधांशु जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले प्रियंका जी के पास एक बार जाकर उनका रिएक्शन ले लेती हूँ। प्रियंका जी, कई बातें आज राहुल गांधी ने कही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उसी बात की हो रही है जहां पर उन्होंने महाराष्ट्र में वोटर्स की संख्या अचानक विधानसभा से लोकसभा चुनाव आते आते 70 लाख बढ़ जाने की चर्चा की है। क्या आपको लगता है कि ये एक
ऐसा आरोप है जो प्रमाणित रूप से आप लोग भी दावा करते हैं? प्रश्न का दूसरा हिस्सा, क्या ये एक वजह सिर्फ रही? क्योंकि आप और आपकी पार्टी के भी कई लोग ये कह रहे थे कि क्षेत्रीय दलों को जितना महत्व देना चाहिए, और ये सच्चाई है कि उद्धव ठाकरे जी का चेहरा अगर प्रोजेक्ट नहीं हो पाया सीएम के तौर पर इंडिया महाविकास अघाड़ी की तरफ से, तो उसकी वजह कांग्रेस पार्टी थी। अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कर दी। कुछ भी सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने पूरे देश के जो मन में विचार है और जो शंका है उसको आज पार्लियामेंट में जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने साबित किया है और उन्होंने उजागर किया है, इस उम्मीद से, इस अपेक्षा से कि इलेक्शन कमीशन इसका जवाब देगी। पहला आपने सवाल पूछा मुझसे इन आंकड़ों को लेकर, दूसरा आपने कहा कि क्षेत्रीय दलों की पार्टी के लिए। हाँ, बहुत सारे हमें कारण हैं, हमें लगते हैं, पर हम इस इलेक्शन कमीशन की जो सामने आ रहे हैं प्रश्न चिन्ह, उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े रखती हूँ। 72 लाख लोगों ने लोकसभा से लेकर विधानसभा न्यू वोटर्स ने वोट किया है, मतदान दिया है, जिन्होंने लोकसभा में नहीं दिया था पर विधानसभा में दिया है, जिसमें से 70 लाख अगर वोट की बढ़ोतरी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हुई है। दूसरा जो उन्होंने आंकड़ा दिया वो है 48 लाख नए वोटर्स रजिस्टर हुए हैं और 8 लाख वोटर्स डिलीट हुए हैं। ये भी उन्होंने डेटा सामने रखा है। एक ही बिल्डिंग, जो अभी उन्होंने बता रहे थे, कांग्रेस के सांसद जी बता रहे थे कि एक ही बिल्डिंग में, यानी शिरडी का चमत्कार सब जानते हैं, साईं बाबा जी की कृपा सब जानते हैं, पर ये जो कृपा इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई, जहां एक ही बिल्डिंग में 7,000 वोटर का लिस्ट बढ़ जाता है, वो कहां से लाजमी है? तीसरा सवाल ये है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिछले 5 साल में अगर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन होते हैं, पिछले 5 साल का आंकड़ा दे रही हूँ, 37 लाख का एवरेज टोटल रहा है। इसने उस आंकड़े को भी पार किया है। खुद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारे ऐसी असेंबलीज का एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, जहां पे वोटर डिलीशन और एडिशन हुए हैं। क्या इस बात का संज्ञान इलेक्शन कमीशन को नहीं लेना चाहिए? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हम इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी है। आज जो जनप्रतिनिधि लोकसभा में जाते हैं वो इलेक्शन के माध्यम से चुनकर जाते हैं, तो उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है इस बात को उठाएं। रही बात चाइना की, मैं आपके चैनल इंडिया टुडे पे देख रही थी, शिव अरोड़ा एक बहुत अच्छे एंकर हैं, उन्होंने भी यही सवाल पूछा था, ऐसा क्यों है कि चाइना एआई टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ गया, जिसकी बात राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडिया का लीडरशिप रोल को लेकर। खुद शिव अरोड़ा जी ने बहुत आधे घंटे का शो किया था, जहां उन्होंने कहा ऐसा क्यों है कि अमेरिका को मात दे रहा है चाइना एआई लीडरशिप में, 1/10 द कॉस्ट पे फाउंडेशन मॉडल्स बना रहा है एआई के, और इंडिया कहां पिछड़ रहा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये खुद आपके चैनल ने भी इस पे विस्तार से चर्चा की है। तो एक जनप्रतिनिधि अगर उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो मैं नहीं मानती हूं यहाँ पे चाइना की वो वाह हो रही है। ये सवाल पूछा जा रहा है, जब इंडिया एक लीडर है कटिंग एज टेक्नोलॉजी में, ऐसा क्यों है चाइना हमें लीड कर रही है और हमें इसको लीड करना चाहिए। तो आई थिंक दिस शुड बी अ कंसर्न फॉर एवरी सिंगल इंडियन सिटीजन, क्योंकि आने वाले समय में जॉब्स भी रिडंडेंट होंगे एआई की वजह से, और कौन इसको लीड करेगा पूरी दुनिया में would be the world leaders, and as an Indian I would want my country to be the world leader, and that is what Mr. Gandhi was expecting. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।